हाँ नमस्कार, मैं अभय पांडे। आज हम हैं छपरा के विधायक डॉक्टर CN गुप्ता के साथ। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे पहला सवाल मैं करूंगा, चूँकि आप छपरा के 6 साल से विधायक हैं, तो सर सवाल छपरा से ही होंगे और कुछ सरकार से भी होंगे, चूँकि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता भी हैं। तो सर पहला सवाल कि आप अभी जनता को क्या संदेश देंगे? कोरोना महामारी हाल ही में गुजरा है, तो वैक्सीनेशन को लेकर कुछ संदेश हो जनता को तो आप दे सकते हैं। पांडे जी, आपसे मिलके बड़ी प्रसन्नता हुई और आपने जिस मुद्दे को उठाया है, सभी जानते हैं कि अभी 2 दिन पहले लगभग 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन दिया गया है। ये हमारे प्रधानमंत्री की ऐसा कहा जा सकता है कि उनके प्रयासों का फल है और आम जनता कोरोना से काफ़ी राहत महसूस कर रहा है। कुछ प्रदेशों को आप लेंगे जैसे केरल, महाराष्ट्र, उनको छोड़ के सभी जगह कोरोना की महामारी का प्रकोप बहुत ही कम है या नगण्य है। लोगों में जागरूकता का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री में बीच बीच में उनको आगाह किया है और उनको सावधानी बरतने के लिए आग्रह किया था। लोगों ने इसका पालन भरपूर किया। वैक्सीनेशन भी समय समय पर दिया गया है और जैसा कि हमने कहा कि 2 दिन पहले 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन का पूरा डोज दिया है। ये हमारे लिए सफलता का कारण है। हम समझते हैं कि आगे कोरोना ख़त्म हो जाएगा, इसकी मैं कामना करता हूँ। सर सिविल सर्जन से विधायक तक की यात्रा आपकी कैसी रही? सिविल सर्जन एक सरकारी नौकरी का पद था जिसको मैंने भली भांति संभाला और गुजारा। जहाँ तक शॉर्ट पीरियड में रहने का मौका मिला, काम करने का मौका मिला, किसी को हमारे कार्यकाल में असंतोष नहीं मिला है। मैं पूर्व से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यकर्ता हूँ और इस नाते बीजेपी में रहने में हमको काफ़ी अच्छा लग रहा है। लोगों ने चाहा है और तभी हम 2 बार विधायक बने हैं। हमारे कार्य से लोगों को संतुष्टि है, जैसा कि हमें ऐसा लगता है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा, अपने क्षेत्र के वासियों को, जिन्होंने हमको इस काम के लिए अपना उपयुक्त समझा है और चुना है। सर सिविल सर्जन होने के नाते आप स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए हैं, तो इस नाते स्वास्थ्य विभाग में क्या क्या चुनौतियां हैं और उसका समाधान अभी क्या है, उसको बताइए। चुनौतियां बहुत हैं। पहले कभी ज़माने में पोलियो की खुराक देने में कठिनाई लोगों को महसूस होती थी। आज से 8-10 साल हो गए, पूरे भारतवर्ष में पोलियो नाम की चीज़ कहीं नहीं है। पहले स्मॉल पॉक्स, डायरिया, इस तरह की बीमारियां हुआ करती थी, जो धीरे धीरे ख़त्म हो गई है और नहीं है। इन दोनों नई नई बीमारी का इलाज सरकार कर रही है। सरकार में सुविधाएं बढ़ा रही हैं। इस सदर अस्पताल में आपको किडनी संबंधी रोगियों के लिए डायलिसिस की सुविधा दी गई है। एक्सरे और सुविधाएं जो होनी चाहिए, अल्ट्रासाउंड, वो सब सुविधाओं के साथ ये हमारा अस्पताल चल रहा है। डॉक्टर यहाँ समय से उपस्थित रहते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। हम समझते हैं कि सरकार की जो सुविधाएं हैं वो सही है और यहाँ के सिविल सर्जन बहुत ही सजग रहते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं। उन्होंने कोरोना महामारी को बहुत अच्छे ढंग से टैकल किया है, वो धन्यवाद के पात्र है।
कोरोना महामारी से निपटने के लिए आपको एवं समस्त मेडिकल विभाग टीम को बहुत बहुत हमारे तरफ से धन्यवाद एवं शुभकामना भी। लेकिन सर, सवाल सदर अस्पताल से शुरू होता है। चूँकि सदर अस्पताल में हम देखे हैं कि दलालों की भीड़ जमा रहती है और सफाई की कुव्यवस्था है, जैसा कि हमारे पास उसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। तो जो इमरजेंसी में दलाल रहते हैं उनके लिए जागरूकता क्यों नहीं होती, और हॉस्पिटल में स्टाफों की जो कमी होती है, इसके लिए सर क्या करना चाहिए, और आप एक विधायक होने के नाते क्या कर रहे हैं? जहाँ तक विभागीय स्तर पर कर्मचारियों की नियुक्ति है, सरकार सजग है, चिंतित है। डॉक्टर की बहाली और नर्सों की बहाली, कर्मचारियों की बहाली, इस पर सरकार बहुत ध्यान दे रही है और समय समय पर इन लोगों का नियुक्ति होता है। जहाँ तक दलालों का संबंध है, आपका कहना बिल्कुल सही है। अखबार में भी इस तरह की बातें आई हैं और बात भी सही है कि दलाल घूमते रहते हैं, अपने फ़ायदे के लिए घूमते रहते हैं। चाहे वो एम्बुलेंस से मरीज को पटना भेजने की संबंध में हो, या कहीं जांच कराने के संबंध में हो, या दवा खरीदने के संबंध में हो, ये दलाल वहाँ काम करते हैं। लेकिन इस पर अंकुश लगाया गया है। बीच बीच में सरकार के जो अधिकारी हैं वो इसकी देखरेख कर रहे हैं। पहले से बहुत कम हो गया है और हम समझते हैं कि इस तरह का अगर यहाँ के अधिकारियों की चिंता रही तो निश्चित रूप से ये कुव्यवस्था दूर हो जाएगी। डीएम ऑफिस के शौचालय में हम देखें कि सर गंदगी साफ काफ़ी है, और सदर अस्पताल में भी काफ़ी गंदगी होती है जो इमरजेंसी वार्ड होते हैं उसमें। सर, इस पे अगर सिविल सर्जन सोचें और दलालों से बचने के लिए जागरूकता के लिए अगर पोस्टर लगाया जाए और हॉस्पिटल स्टाफ को एक आइडेंटिटी दे दिया जाए तो ये समस्या सुधर सकती है। इस पे आपका क्या कहना है? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, सिविल सर्जन हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। बीच बीच में जब हमारी उनसे मुलाकात होती है, इन समस्याओं के संबंध में हम चर्चा करते हैं। और सफाई का जहाँ तक सवाल है, सफाई के लिए अलग एक यूनिट है जो शैक्षिक रूप से काम कर रही है। उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि वो कड़ाई से काम करें, सफाई को प्राथमिकता देते हुए काम करें। हम लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि सफाई अस्पताल की हो, ताकि गंदगी से बहुत बीमारी का फैलाव होता है वो रुके और लोगों को अच्छा लगे। सर, आपने एक बहुत नेक काम किया था। जो जेल है उसके पीछे काफ़ी कचरा रहते थे, उसको आपने साफ़ कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर, सवाल है कि गांधी चौक पे कचरे का अंबार लगा रहता है बीएसएनएल ऑफिस के सामने, और नेहरू चौक पे वाटर लॉकिंग की समस्या है, और अन्य मोहल्ला में भी मिल रहा है जानकारी हमको कि वाटर लॉकिंग की काफ़ी समस्या है। इसको लेकर आप क्या कर रहे हैं? आपका कहना सही है। बीच बीच में हम लोगों की दिशा की बैठक होती है और जिलाधिकारी के बुलावे पर नगर निगम की बैठक होती है। उस बैठक में माननीय सांसद महोदय अध्यक्ष होते हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी जी, और माननीय शिग्रवाल जी उसके सदस्य हैं। और इस ज़िले के जितने भी विधायक हैं, चाहे किसी पार्टी के हों, वो उसमें सम्मिलित होते हैं और अपनी अपने क्षेत्रों की बातें रखते हैं। जो भी कठिनाइयां हैं उन लोगों को रखते हैं, किसी अधिकारी से संबंधित हो, किसी विभाग से संबंधित हो। और जो आप कह रहे हैं सफाई की बात, इस विषय में हम लोगों ने 1 महीना पहले नगर निगम की बैठक हुई थी। उसमें गांधी चौक से नेहरू चौक और उसके सारा ढाला तक की सफाई के विषय में हमने चर्चा भी की थी, और वो सरकार के संज्ञान में है। हम खुद भी वहाँ गए थे। वहाँ जो सड़क है उसको बनाने के लिए हमने अपना अनुमति दे दिया है। अब हम समझते हैं वो जल्दी बनेगा, लोगों की परेशानी दूर होगी। हमें जो लगता है कि गांधी चौक से नेहरू चौक के बीच में नाली नहीं है, जिसकी वजह से पानी
का बहाव सड़क पर होता है और सड़क खराब हो जाता है। इसके लिए हम लोगों ने नगर निगम को का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया है। सरकार का भी ध्यान इस पर है। हम समझते हैं कि बहुत जल्दी इसको बनाने में सरकार सक्षम होगी। अभी पंचायत इलेक्शन चल रहा है, जिसके आचार संहिता लगने की वजह से या सरकार का आवंटन कम उपलब्ध होने की वजह से काम में थोड़ी सी धीमी है। हम समझते हैं कि कुछ दिनों में इस पर हम लोग इस काम को पूरा करेंगे और लोगों की जो कठिनाइयां हैं उसको दूर करने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, छपरा की आबादी और विकास दोनों निरंतर बढ़ते जा रहे हैं और इस विषय में जो अभी खनुआ नाला है, जो उस पर अभी कार्य हो भी रहा है, तो उसमें जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो एक निम्न स्तर का हो रहा है, ऐसा शिकायत मिल रहा है। और जो उसका एरिया है, यानी जो चौड़ाई लंबाई होना चाहिए नाले का, वो नहीं हो रहा है। तो आपसे सवाल है मेरा कि क्या खनुआ नाला मूल स्वरूप में आ पाएगा? अभी जो प्रयास खनुआ नाला के किया गया है, पिछला जब एमपी चुनाव होने वाला था उस समय इस खनुआ नाले का शिलान्यास हुआ था। माननीय मंत्री जी सुरेश शर्मा जी यहाँ आए थे और लगभग 23 करोड़ की लागत से इसको बनाने का काम दिया गया है। काम प्रगति पर है। आप शहर में घूमते हैं तो जरूर देखते होंगे कि अनावश्यक जो दुकानें थी उसको तोड़ा गया है। खनुआ नाला में जहाँ तक नाली का सवाल है वो बनाया जा रहा है। ये अच्छे स्तर का हो, इस पर विभाग भी ध्यान देगी, हम लोग भी ध्यान दे रहे हैं। समय समय पर उसका हम लोग अवलोकन भी करते हैं और विभाग को सचेत करते हैं। कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं सरकार को खनुआ नाला को लेकर, लेकिन हम समझते हैं कि बहुत जल्दी इसका निराकरण हो जाएगा। खनुआ नाला अपने आप में एक अनूठा बन जाएगा, यहाँ के लोगों के लिए राहत की बात होगी, ऐसा मेरा मानना है। काफ़ी मेहनत के बाद सिविल सर्जन बना जाता है, काफ़ी संघर्ष होते हैं। तो सर, उतना के बावजूद आप जो शिक्षा व्यवस्था को देख रहे हैं, खास करके अपने क्षेत्र में, उसमें जो समस्याएं हो रही है, जयप्रकाश विश्वविद्यालय में काफ़ी समस्याएं हैं, तो इसके विषय में बताइए। जयप्रकाश विश्वविद्यालय में हमको जाने का कम मौका मिला है। वहाँ की कठिनाइयों को जानने का हमको कम मौका मिला है। या तो विभाग ने या किसी प्रतिनिधि ने इस पर हमको जानकारी नहीं दी है। आपसे जो जानकारी मिल रही है, मैं विद्यालय के जो वीसी हैं या सचिव हैं उनसे मैं बात करूंगा। अच्छा होगा कि इस संबंध में कहीं से आप लिखित कठिनाइयों का जिक्र करेंगे तो हम इसको बढ़ाते हुए पूरा करने का कोशिश करेंगे। सर, राजेंद्र कॉलेज में लाइब्रेरी लेबोरेटरी दोनों गौन है। आपका जगदम कॉलेज का भी लगभग वही हाल है। आप जहाँ तक बिल्डिंग भी नहीं है कुछ तो कॉलेज में, जैसे इस विश्वविद्यालय से जो जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी समस्या है कि सारण खेल में भी पिछड़ा हुआ है। तो सर, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या करने वाले हैं? अभी पूरा देश, पूरा विश्व कोरोना की मार से और उसकी चपेट में था। विश्वविद्यालय के सभी शिक्षण संस्थाएं बंद सी पड़ी हुई थी। विद्यार्थियों को कॉलेज नहीं आना था, घर बैठे बैठे उनकी पढ़ाई होती थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, और इसकी वजह से विद्यालय नहीं खुलते थे। अब विद्यालय खुल गए हैं, कॉलेज भी खुल गए हैं। जहाँ तक राजेंद्र कॉलेज में पठन पाठक का सवाल है, उनके प्रधानाचार्य से, प्रिंसिपल से हमारी बात होगी और जो कठिनाई है उस पर हम लोग ध्यान रखेंगे ताकि उनकी समस्या दूर हो सके। सर, कब तक उम्मीद किया जाए कि बिहार का कोई भी विश्वविद्यालय, जयप्रकाश विश्वविद्यालय को लेकर भारत के रैंकिंग में टॉप 10 में, या भारत का कोई भी विश्वविद्यालय वर्ल्ड रैंकिंग में टॉप 100 में आ जाए, इसकी उम्मीद हम कैसे करें?
आपका प्रश्न बहुत नोट ऑफ निगेशन लायक है। जहाँ तक 10 टॉप में लाने की बात है, उसके लिए बहुत प्रयास की ज़रूरत है। अगर सब लोग प्रयास करेंगे, विद्यार्थी से लेके शिक्षेतर जितने हैं वो, प्लस यूनिवर्सिटी के लोग, प्लस आम जनता, तभी ये संभव है। इसकी संभावना हमको नियर फ्यूचर में नहीं आ रही कि ये टॉप 10 में आ जाएगा। उसकी स्थिति अच्छी हो जाएगी, वहाँ पठन पाठन का अनुकूल समय हो जाएगा, ये हम बता सकेंगे। और आपको विश्वास दिलाते हैं, इस पर हम प्रयास करेंगे, उन लोगों से बात भी करेंगे। सर, प्राइवेट अस्पताल में मनमाना फीस लिया जा रहा है और इसमें जो समस्या आ रही है, खास करके जो सरकारी अस्पताल के इलाज से संतुष्ट नहीं है, चूँकि व्यवस्था भी नहीं है, तो प्राइवेट अस्पताल की तरफ जाते हैं। सर, वहाँ पे काफ़ी कोई एक ऐसा पैमाना नहीं है क्या जिस पे फीस को नियंत्रित कर दिया जाए? जहाँ तक प्राइवेट डॉक्टरों का फीस और नर्सिंग होम का सवाल है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और ऐसा कोई नियम नहीं है किसी को बंधित करने के लिए कि आप इतने ही फीस ले, आपका ही बनता है, ऐसा कुछ है नहीं। और उसी प्रक्रिया में सब लोग अपने मनमानी ढंग की फीस लेते हैं। जो प्राइवेट नर्सिंग होम है, जो अनावश्यक रूप से शहर में छाए हुए हैं, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लोग भी इस प्रश्न को अपने असेंबली में उठाए हैं, आगे भी उठाएंगे और इसमें सुधार लाने का प्रयास करेंगे। सर, अब पार्टी से जुड़े हुए सवाल हैं हमारे। चूँकि लालू प्रसाद यादव कल ही पटना आए हैं, तो इसको लेकर आपका क्या कहना है और विपक्ष कितना मजबूत हो पाएगा लालू यादव के पटना आने से, यानी बिहार आने से? जहाँ तक बिहार का प्रश्न है, लालू यादव का आना बहुत अच्छी बात है। उनका स्वास्थ्य पहले से सुधर गया है, लेकिन जो स्थिति अभी बिहार में है, उसमें एनडीए की जो सरकार चल रही है, बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, सरकार को बहुत अच्छे ढंग से चला रहे हैं। बीजेपी बहुत सहयोग कर रही है और जो भी उसके जिम्मे काम दिया गया है, जो विभाग दिया गया है, उसके कार्य अच्छे ढंग से चल रहे हैं। हम नहीं समझते हैं कि लालू यादव जी के आने से बिहार में कोई बहुत प्रभाव पड़ेगा, ऐसा हम नहीं मानते। सर, पेट्रोलियम की महंगाई काफ़ी और उसको लेकर महंगाई भी बढ़ रही है, दाल चावल वगैरह को लेकर, तो ये कंट्रोल कैसे होगा? जहाँ तक पेट्रोल का सवाल है और डीजल का सवाल है, महंगाई बढ़ी है, लेकिन पहले जो महंगाई थी, सोने का भाव पहले 100 रुपये थे, उस समय में पेट्रोल और डीजल मिलते थे। अभी सोने की कीमत 50,000 रुपया तोला है। उस ढंग से अगर आप देखेंगे तो पेट्रोल और डीजल की महंगाई उतनी नहीं है जितनी पहले थी। इसलिए ये कहना कि पेट्रोल डीजल की महंगाई हो गई है और चीज़ों को महंगाई नहीं हुई है, महंगाई एक तरीका है जिसकी वजह से सब लोगों को अफेक्ट करता है। डीजल पेट्रोल एक जरूर मुद्दा है, आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उसके लिए एक डाटा है। पहले भी पेट्रोल डीजल थे, लेकिन उतने महंगे नहीं थे जो आज महंगे हैं। सर, बेरोजगारी को लेकर क्या उपाय कर रही है सरकार? चूँकि नौकरियां काफ़ी कम है और महंगाई भी बढ़ी हुई है, तो आदमी गुजारा कैसे करे और रोजगार बच्चों को कैसे मिले? सरकार का प्रयास निरंतर चल रहा है। हम समझते हैं कि सरकार बहुत सचेत है और माननीय प्रधानमंत्री जो हम लोगों के हैं, उनके द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रयास किया जा रहा है कि बेरोजगारी को दूर करें। हम विभिन्न तरह के उद्योग खोलने जाने की बात हो रही है बिहार सरकार में। पूरे
भारत में, और लोगों को, युवाओं को कैसे उसका उपयोग करें, इसका भी प्रयास किया जा रहा है। हम समझते हैं कि बेरोजगारी में निश्चित रूप से कमी आएगी और लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा। ज़्यादा बारिश होने से किसान की फसलें नष्ट हो गई है काफ़ी, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है? आपको पता होगा, अखबार में हमेशा इस तरह का कुछ न्यूज़ आ रहा है कि अति वृष्टि जो पूरे भारत भर में हुई है, कोई भी वैसा प्रोविंस नहीं बचा है जहां अतिवृष्टि नहीं हुई है। ये समस्या पूरे भारत की है। हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे इसके लिए किसानों को बेनिफिट दे रहे हैं और नवंबर तक उन्होंने फ्री राशन की व्यवस्था की है। बीच बीच में किसानों को लाभ पहुंचा रहे हैं। हम समझते हैं कि ये उनका प्रयास काफ़ी अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है और लोग इससे खुशहाल नजर आ रहे हैं। किसान आंदोलन पे भी सर? किसान आंदोलन खास करके लोगों को उकसाया जा रहा है, वो खास व्यक्ति, खास पार्टी के माध्यम से चलाया जा रहा है। वो कोई समस्या नहीं है। प्रधानमंत्री की जो योजना है कृषि को लेकर, कृषकों को लेकर, वो अच्छी योजना है। वो मानने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं और अपोजिट पार्टी जितनी भी है सब उसमें पेट्रोल का काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उस आग को। उससे कुछ फ़ायदा होने वाला है नहीं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री का जो सोच है किसानों के प्रति, लोगों के प्रति, वो अच्छी सोच है। अगर इसको किसान मान लेंगे तो उनका भलाई होगा। सर, छपरा का कचरा प्रबंधन कब सुधर जाएगा? आपको शायद मालूम होगा कि कचरा प्रबंधन के लिए नई कमेटियां आई हैं, नए योजनाओं को हम लोग पारित किया है। और आप गौर से देखेंगे तो कचरा प्रबंधन निश्चित रूप से अच्छा हुआ पहले से। शाम को अगर देखेंगे आप तो झाड़ू बहारने वाले सड़क पर आपको मिल जाएंगे। हम समझते हैं कि पहले से ये प्रबंधन अच्छा हुआ है, आगे भी अच्छा होगा, इसकी हमें उम्मीद है। सर, यातायात समस्या से छपरा कब निपट जाएगी? पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ने से मोटरसाइकिल, 2 पहिए वाहन, 4 पहिए वाहन की संख्या दिन रात बढ़ती जा रही है। आप सड़क कितना भी चौड़ा बना लें, लेकिन जब तक इस पर कंट्रोल नहीं होगा, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा, ये कठिनाइयाँ दूर नहीं होने वाली है। हम लोगों को व्यवस्थित रूप से चलना चाहिए। सड़क निर्माण सरकार का ये काम है, वो कर रही है। हमको ये निश्चित धारणा है कि इस पर सरकार ध्यान दे रही है, लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी सड़क बना रही है और जो बाधा उत्पन्न होता है सड़कों पर, उसके तरफ भी सरकार का ध्यान है। सरकार निरंतर अपने अधिकारियों को, पुलिस महकमे के लोगों को लगाती है और जहाँ तक कंट्रोल करने का सवाल है, इस पर कंट्रोल किया जा रहा है। बीच बीच में परेशानी हो जाती है, लोगों को परेशानी हो जाती है, केवल जिसका कारण हमने बताया है कि 2 पहिए सवारियों की संख्या बहुत बढ़ गई है, 4 पहियों की सवारी की संख्या बढ़ गई है। अगर इस पर कंट्रोल नहीं होगा, जनसंख्या पर कंट्रोल नहीं होगा, तो ये कठिनाई कम नहीं होने वाली है, बढ़ती जाएगी। हमारे सारे सवालों का सटीक एवं बिना गोल मोल घुमाए जवाब देने के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सर, अंत में अगर आपकी कोई जनता से संदेश हो आपका, तो आप बोल सकते हैं। छपरा की जनता बहुत ही अच्छी है और अच्छे व्यक्ति का वो चुनाव करती है समय पर। हम समझते हैं कि यहाँ की जनता
हम लोग कामों से खुश होगी। जैसा कि आपने बताया कि जेल के नज़दीक जो पहले नाली बहते थे और उस पर रोड हो गया है, 50 गाड़ियाँ लगी रहती है। जेल के किनारे जो नाली बहती थी उस पर स्लैब डाला गया है, शहर की सफाई हो रही है। अभी जो दुकानें तोड़ी गई हैं सरकार की तरफ से, उससे निश्चित ही लोगों को फ़ायदा पहुंच रहा है और पानी का जमाव नहीं हो रहा है, ये अच्छी बात है। हम समझते हैं कि यहाँ की जनता बहुत ही शांत स्वभाव की है, अच्छे लोगों की पहचान रखती है और बहुत ही संयमित रहना चाहती है। हम उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।